चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था करने के लिए। कल हमने इसी तरह के क्वेश्चंस किए थे। हमने ऑब्लिक कोलिजन स्टार्ट किया था जिसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हमने पढ़े थे। ऑब्लिक कोलिजन में क्या पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखनी है लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्योंकि कोई भी कोलिजन का फोर्स नहीं लगता है तो वहां वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इनिशियल एंड फाइनल, जस्ट बिफोर द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट से इसकी टक्कर होती है। तुमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट बहुत भारी होता है तो उसकी वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन सेम रहती है ना। फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए। तो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और एक बॉल के बारे में बताया गया है कि बॉल 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है और टकराने के बाद आफ्टर द कोलिजन वो वर्टिकल डायरेक्शन में चली जाती है। तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था लेकिन उसमें इंक्लाइन प्लेन चल नहीं रहा था, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो कैसे करें। तो सब कुछ सेम पहले जैसे होगा, बस यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन भी मूव कर रहा है। तो देखो सब कुछ पुराने जैसा है। आप चाहें तो इसके पहिए हम लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब हमें क्या पता है कि हाँ इसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ, तो हम लिख देते हैं इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आगे इस तरीके से। ठीक। तो अब इसकी अब देखो बॉल के लिए तो बिफोर द टक्कर ये रहा, बिफोर द कोलिजन, और बॉल आई यहाँ पे टकराती है, ये हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट। टकरा के बॉल ऐसे चली जाती है। हमको पता है कि पहले वेलोसिटी 10 है, उसके कंपोनेंट हमने कर लिए अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और फिर आफ्टर द कोलिजन भी हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लिए बॉल के अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है। हम यहाँ पे अब टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहने वाली है इंक्लाइन प्लेन की, पर इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट तो हमें करने पड़ेंगे, तो कंपोनेंट हम कर लेते हैं। तो वही कंपोनेंट करेंगे हम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इस तरीके से, ये अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। हाँ जी। तो एंगल बता दो जरा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इस तरीके से, ये 30, तो ये भी 30 हो गया। ओके, तो ये वाला एंगल आपका आ गया 30 डिग्री। तो नीचे वाला एंगल हो गया 10 cos 30, और cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो कंपोनेंट लिख दूं मैं सीधा, 5√3 आ गया वाला कंपोनेंट, और दूसरा हो गया 10 sin 30, तो ये हो गया 5। तो ये कंपोनेंट आ गए किसके, ये कंपोनेंट आ गए इसके इंक्लाइन प्लेन के। ठीक है। अब क्या करें। तो पहली बात तो ये कि परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी सेम रहेगी, है ना। तो किसकी वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी। भाई इसकी वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होने वाली है, तो हम बॉल के लिए ये लगा देते हैं परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी सेम बॉल के लिए। ठीक है, कितनी आ जाएगी बताइए। वो तो सेम पिछले वाले जैसा आंसर आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 5√3 को बराबर कर देंगे v sin 30 के। तो मैं बराबर कर दूंगा 5√3 को v sin 30 के। sin 30 होता है 1/2, तो v बराबर हो जाएगा 10√3। पिछले क्वेश्चन में भी आया था, v बराबर आ गया 10√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब हम एक इक्वेशन लिखेंगे। तो एक इक्वेशन क्या होगी,
कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ऊपर तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along the line of impact, नीचे लिखेंगे velocity of approach along the line of impact। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन की वेलोसिटी तो बिफोर द कॉलिजन और आफ्टर द कॉलिजन सेम ही है, तो चलो पहले हम लिखते हैं आफ्टर द कॉलिजन लाइन ऑफ सॉरी आफ्टर द कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो along द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही डलती है ना, वेलोसिटी लिखने में आती है। तो आफ्टर द कॉलिजन बॉल ये रही, और अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये वाली वेलोसिटी हो गई v cos 30, बॉल की वेलोसिटी तो कितनी है v cos 30, और इंक्लाइन प्लेन की भी वेलोसिटी इस बार आ जाएगी। इंक्लाइन प्लेन की वेलोसिटी कितनी है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट 5 है। अब आप गौर से देखो, हमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखना है, तो ये 5 तो बॉल के पास आ रहा है और ये दूर जा रही है, तो v cos 30 - 5, राइट। ये समझ में आ गई की बात। और बिफोर द कॉलिजन हमको क्या लिखना पड़ेगा, अप्रोच। तो देखो बिफोर द कॉलिजन बॉल पास आ रही है 5 से, और इंक्लाइन प्लेन तो सेम 5 से पास आ रहा है, तो कितना आ जाएगा नीचे 5 + 5। ये आपको समझ में आ गया क्या? बस अगर आपको समझ में आ गया तो आप यहाँ पे v की वैल्यू डालो। v कितना है 10√3, ओके। तो 10√3 इंटू cos 30 कितना है √3/2 - 5 डिवाइडेड बाय 10, ऊपर कितना आ गया? एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ तो हमारा e = 1 आ गया, सही है, करेक्ट है। आगे चलते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। Identical discs moving freely on horizontal surface, find velocity of discs after collision। डायग्राम बना देता हूँ। तो डायग्राम कुछ ऐसा है कि दो डिस्क हैं, एक इस तरीके से और दूसरी इस तरीके से, यहाँ पे मतलब उसका जो सेंटर है वो वहां से पास हो रहा है। जैसे मैं यहाँ से एक लाइन खींचू तो ये इसका सेंटर है, इस तरीके से। और दोनों आइडेंटिकल है। ये यहाँ पे इस तरीके से व्यू वेलोसिटी से चल रही है, व्यू वेलोसिटी से इस तरफ आ रही है। इसका मास m, आइडेंटिकल दे रखा है तो इसका मास भी कितना हो गया m, और रेडियस भी सेम हो गई। आइडेंटिकल डिस्क मतलब रेडियस भी इसकी r और इसकी भी r। ये इनिशियली रेस्ट पे है, दोनों की टक्कर हो गई। और हमें जो कॉलिजन दे रखा है कि भाई कॉलिजन जो है वो e = हाफ दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है, ठीक। चलिए बताइए, आफ्टर द कॉलिजन किसके पास क्या वेलोसिटी होगी ये बताना। डिस्क ए, इसका नाम रख देते हैं डिस्क ए, और इसका नाम रख देते हैं डिस्क बी। करिए। तो दो डिस्क हैं, उनमें आपस में टक्कर होगी। अब टक्कर यहाँ पे आप देख सकते हो कि टक्कर कैसी होगी, ऑब्लिक कॉलिजन होगा, बिकॉज इसके पास तो कोई लाइन ऑफ मोशन है नहीं, और इसका लाइन ऑफ मोशन इस तरीके से है। और जब कॉलिजन होगा तो वो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा, जब कॉलिजन होगा तो दूसरी डिस्क यहाँ आ जाएगी, लाइन ऑफ कॉलिजन ही आएगा, है ना। ये तो हो जाएगा लाइन ऑफ कॉलिजन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और ये हो जाएगा लाइन ऑफ मोशन। तो दोनों अलग अलग हैं, तो कैसा कॉलिजन हो गया, ऑब्लिक कॉलिजन हो गया। चलिए करिए, चलिए सॉल्व करें। कर लिया आपने, आंसर निकाला क्या? देखो, तो यहाँ पे मैंने इनिशियल डायग्राम बनाया है, ये बिफोर द कॉलिजन है, बिफोर कॉलिजन। तो क्या हुआ, ये जो डिस्क है ये चलने लगी यू वेलोसिटी से, रेस्ट पे है डिस्क, उसके से टकराएगी। ये टक्कर हो रही है, और टक्कर होने के बाद इनके पास कुछ वेलोसिटीज आ जाएंगी। हमें पता नहीं है, वही तो निकालना है कि क्या वेलोसिटीज आ जाएंगी कुछ इस तरीके से। अब यू तो नहीं रहेगी वेलोसिटी, और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी वेलोसिटी की, हमें नहीं पता क्या डायरेक्शन होगी, है ना। और ये रेस्ट पे नहीं रहेगा।
ठीक, चलिए अब करते हैं। तो ये मैं लिख लेता हूँ, ये तो हो गया बिफोर कॉलिजन, ये कॉलिजन हो रहा है, और ये हो गया आफ्टर कॉलिजन। चलिए, जब कॉलिजन होगा तो क्या होगा, जब कॉलिजन होगा तो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, पहले तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना लेता हूँ, दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये हो जाएगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, राइट। कॉमन नॉर्मल, इसके अलोंग इस पर फोर्सेस लगेंगे, लगेंगे फोर्स। चलिए भाई, ये हो जाएगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ओके, अब हमने पढ़ा है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन वेलोसिटीज होती हैं, केवल वही चेंजेज होती हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटीज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट करने पड़ेंगे पहले, तो चलो कंपोनेंट कर लेते हैं। तो जैसे इनिशियल वेलोसिटी यू ये रही, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से, और एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में, दिखाई दे रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, और एक इस तरीके से लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में, है ना। ये तो हो गए ए वाली डिस्क के वेलोसिटी के कंपोनेंट। अब बताओ बी वाली जो डिस्क है, इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या होंगे, होंगे ही नहीं, इसके पास तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो रेस्ट पे है ना। अरे होंगे क्या इसके कंपोनेंट, कहाँ से होंगे। चलिए, अब कंपोनेंट करने के लिए एंगल निकालना पड़ेगा। अब एंगल कहाँ से लाएं, एंगल कौन बताएगा, बताइए। एंगल बताने हैं आपको, एक डिस्क ये है और एक डिस्क ये है ना, इस तरीके से। तो मैंने बोला ना, इसका जो सेंटर है वो इस लाइन में ऐसे आ रहा है, ये इसका सेंटर ये रहा। तो कोई मुझे एंगल बताएगा। हाँ भाई, तो एंगल पता लगाने के लिए डिस्टेंसेस पता लगाओ पहले। तो ये डिस्टेंस आर, मतलब ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, तो ये टोटल कितना हो गया, 2r हो गया। और ये सेंटर से दूर, ये भी आर हो गई। अरे हो गई कि नहीं हुई। तो बताओ, ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो मुझे क्या क्या पता है, थीटा। तो ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में मुझे कर्ण पता है और परपेंडिकुलर पता है। तो क्या लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन 2r। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। बोलो, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। मतलब यहाँ से ये एंगल आ गया मेरे पास 30 डिग्री। अब मैं कंपोनेंट कर दूंगा आसानी से। चलिए, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, ये वाला इधर वाला, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला, u cos 30, है ना। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट हो गया अपना u cos 30 कितना हो गया, √3/2। और ये दूसरा वाला कंपोनेंट कितना हो गया, u sin 30, यानी कि u/2। क्या कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक, बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया, एंगल निकालना समझ में आ गया। ओके, अब बस हमें सॉल्व करना है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटीज बदल जाती हैं, लेकिन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी नहीं बदलती हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान है, बार बार यही बात यूज हो रही है। तो देखो, ये हो गई लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी u/2 है एक ही। तो आफ्टर द इम्पैक्ट, आफ्टर द कॉलिजन, इस डायरेक्शन में, दिख रही है कौन सी डायरेक्शन है ये, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट की जो डायरेक्शन है, इसमें इसकी वेलोसिटी u/2 ही रहने वाली है। ठीक, और बी के पास तो कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो एज इट इज छोड़ देते हैं। तो ये तो कौन सा केस हो गया, ये देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो इसके परपेंडिकुलर की बात हो गई, तो इसकी वेलोसिटी मैंने एज इट इज रख दी। अगर बी के पास भी कोई वेलोसिटी होती तो यहाँ पे वो एज इट इज आ जाती। और अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट मैं क्या करूंगा, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम लगाएंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या लिखें, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, है ना। अरे यही लिखेंगे ना। तो पी इनिशियल का मतलब
टकराने के जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद के लिए। तो टकराने के जस्ट बाद की वेलोसिटी मान लेते हैं, माननी पड़ेगी ना, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कुछ v1 होगी और इस भाई के पास भी वेलोसिटी आएगी, बॉल बी के पास भी, इसकी वेलोसिटी को v2 मान लेते हैं। ठीक है भाई, आएंगी ना यार, दोनों के पास आएंगी वेलोसिटी तो। इसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं। ठीक, बोलो। चलिए, तो टकराने के जस्ट पहले अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमने कंपोनेंट इधर कर दिया, अब उधर कर दो चाहो तो कंपोनेंट, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो कंपोनेंट मैंने वहां कही है वो कंपोनेंट ही तो है यहाँ पे, ये वो मैंने आपको थीटा वगैरह निकालने समझाने के लिए कंपोनेंट उधर बता दिए, बाकी कंपोनेंट वो इधर ही है ना। ये वाला तो u/2 है बिफोर द कॉलिजन, और ये वाला कितना है, u√3/2। ओके, अब लिख दो। पी इनिशियल कितना लिखोगे जल्दी से बताओ। पी इनिशियल हम लिखेंगे अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एम यू √3/2। ये तो हो गया बॉल ए के लिए, बॉल बी के पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो 0, बराबर आफ्टर द कॉलिजन इसकी वेलोसिटी हो गई mv1 प्लस बी वाले डिस्क की वेलोसिटी हो गई mv2। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, अब इसमें दो अननोन है v1 v2, तो एक और इक्वेशन लगानी पड़ेगी मुझे, किसकी, ई की इक्वेशन। ये भी किधर लगती है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ई की इक्वेशन लगाते हैं, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये बॉल इधर v2 से जा रही है, ये बॉल इधर v1 से जा रही है, तो क्या लिखूं, v2 माइनस v1, और बिफोर द कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, यही है, बी के पास तो कोई वेलोसिटी है नहीं, हो जाएगा u × √3/2। ठीक है, और ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में दी हुई है हाफ। बताइए, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएंगे क्या, निकालिए आंसर कितना आ रहा है। चलिए, तो इक्वेशन आ गई फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से मैंने एम 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 निपटा दिया, तो ये बन गई u√3/2 बराबर v1 प्लस v2, और यहाँ से मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 से उसको डिवाइड कर दिया, तो बेसिकली क्या बन गया, √3u/4 इधर बन गया v2 माइनस v1। ठीक, अब क्या करूँ, दोनों इक्वेशन को सम कर दूं, फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ देंगे तो क्या कट जाएगा, माइनस v1 से प्लस v1 कट जाएगा और इधर आ जाएगा 2v2। चलिए, तो इक्वेशन को जोड़ने पर फर्स्ट प्लस सेकंड, ये आ जाएगा 2v2 बराबर, ये क्या है, √3/2u और √3/4u, तो कॉमन निकाल लेता हूं मैं, √3u, अंदर क्या बच गया, 1/2 प्लस 1/4, जो कि कितना होता है 3/4, राइट, 3/4। तो यहाँ से b2 निकल के आ गया 3√3u/8, और ऐसे ही v1 भी निकल के आ जाएगा। v1 कितना निकल के आएगा बताओ, आप सॉल्व करोगे v1 निकल के आएगा √3u/8। ठीक है, अच्छा, तो फाइनल आंसर क्या होगा, क्या ये फाइनल आंसर होगा क्या v1 v2। अगर मैं आपसे वेलोसिटी ऑफ डिस्क ए एंड वेलोसिटी ऑफ डिस्क बी पूछूं, तो क्या दिस इज द फाइनल आंसर, क्या कहते हो, नो दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, बिकॉज अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ डिस्क ए की, तो ए के पास देखो दो वेलोसिटीज हैं फाइनली, एक तो u/2 है इस तरफ और एक v1 है, तो इसका रिजल्टेंट आएगा ना नेट वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर, v1 कितना आया, √3u/8 का स्क्वायर प्लस u/2 का स्क्वायर, और अगर वेलोसिटी v की बात करूं, तो v के पास तो एक ही वेलोसिटी आएगी v2, क्योंकि दूसरी साइड तो वो चल ही नहीं रहा था, तो कितना आ जाएगा 3√3/8 इंटू u। दिस इज द फाइनल आंसर, कोई डाउट।
तो देखो कैसे किया हमने, बिफोर द कॉलिजन का डायग्राम बनाया, उसमें वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लिया अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और परपेंडिकुलर द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये टक्कर हो रही है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट निकाल ली हमने यहाँ से और एंगल इस तरीके से निकाल लिया और ये आफ्टर कॉलिजन में डायग्राम बना दिया। फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वेलोसिटी सेम हो गई u/2 और अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमने पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, एक ही इक्वेशन लगा दी और सॉल्व कर दिया, और फाइनली जब आंसर निकाला तो ये ध्यान रखा कि हमें रिजल्टेंट निकालना है। एक और सवाल करो, इसको आपको करना है और अच्छे से करना है। ठीक, पुराना वाला समझ में आ गया ना। देखो हमने पहले डायग्राम बनाया बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन, वेलोसिटी के अगर बी के पास भी वेलोसिटी होती तो इसके भी कंपोनेंट कर लेते हैं अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जो भी जिस भी डायरेक्शन में वो होती। ठीक, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज इट इज रहती है, लेकिन लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली डायरेक्शन चेंज हो जाती है क्योंकि उस डायरेक्शन में कॉलिजन के फोर्सेस लगते हैं, तो हमें लगाना पड़ता है मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की इक्वेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इस तरीके से, फिर सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में रिजल्टेंट लिखेंगे, ध्यान रखना है। ओके, a ball of mass m makes an elastic collision with another identical ball at rest, show that if the collision is oblique, the bodies go at right angles to each other after the collision। तो देखो काम की बात क्या है कि इसमें कॉलिजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक हो रहा है और आइडेंटिकल बॉल हैं। तो कुछ थ्योरी, एक नोट याद आ रहा है आपको, कराया था कि अगर कॉलिजन इलास्टिक हो और मास सेम हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। हाँ, पर किस डायरेक्शन में होती है, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में होती है। तो देखो ये दो बॉल्स दी हुई हैं, एक बॉल, दोनों बॉल आइडेंटिकल हैं पर एक चल रही है मान लो किसी वेलोसिटी u से, ये चल रही है इस तरीके से। ठीक, अब क्या होगी, दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का मास m और रेडियस r होगी, इसका मास भी मास m रेडियस r होगी। अब क्या होगी, टक्कर हो जाएगी, तो टक्कर हो जाएगी तो क्या होगा, एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में इम्पैक्ट फोर्स लगेगा। ठीक है भाई, और फोर्स लगने के बाद क्या होगा, फोर्स लगने के बाद दोनों बॉल्स अपने अपने रास्ते निकल जाएंगी। मान लेते हैं इस तरीके से टक्कर हो चुकी है इनमें और ये बिफोर द आफ्टर द कॉलिजन है, तो ये हो गया बिफोर कॉलिजन और ये हो गया आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, अब सुनना ध्यान से कि बिफोर द कॉलिजन इस तरीके से बॉल आ रही है और हमने कंपोनेंट कर लेते हैं वेलोसिटीज के, कंपोनेंट तो करने पड़ेंगे ना अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड परपेंडिकुलर लाइन ऑफ, तो कुछ भी कंपोनेंट आएंगे, मान लो जो भी एंगल वेंगल दिया होगा उस हिसाब से कुछ कंपोनेंट आ गए। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट आ गया u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, u sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसके पास तो कोई कंपोनेंट होंगे नहीं क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, रेस्ट पे है, दे रखा है ऐसा क्वेश्चन में। अब टक्कर हो चुकी है, टक्कर होने के बाद क्या होगा, टक्कर होने के बाद ये दोनों, देखो ये, तो अलोंग द लाइन सॉरी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो ये हुई लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो एज इट इज रहेगी, तो इस वाले बॉल की परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी तो एज इट इज आएगी u sin थीटा, ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगी इस तरीके से कुछ। ठीक है, हाँ, और क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं, जो बॉल्स हैं, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेंगी, राइट। तो देखो, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा और इसके पास कितनी है जीरो, तो इसके पास तो कितनी हो जाएगी जीरो और इसके पास कितनी हो जाएगी u cos थीटा, तो मतलब इसके पास ये वाली इधर वाली वेलोसिटी आ जाएगी u cos थीटा। आप बोलोगे सर और इसके पास कितनी हो जाएगी जीरो, तो देखो जो ये वाली बॉल है वो कहाँ जा रही है, वो ऐसे जा रही है और दूसरी वाली बॉल किधर जा रही है, ऐसे जा रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है बताइए, 90 डिग्री आ रहा है। ये एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है बट वो 90 डिग्री है। समझ में आ गई बात। अब बोलोगे सर ये एक्सचेंज क्यों किया,
तो सेम डेरिवेशन आप करके देख लेना। आपको पहले लगानी पड़ेगी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अभी जैसे लगाई थी वो लगाना, फिर ई की इक्वेशन लगाना, ई की वैल्यू 1 रखना, तो आप इसकी वेलोसिटी को v1 और इसकी वेलोसिटी को v2 मानना, तो ऑटोमेटिक आपको v1 0 मिल जाएगा और v2 कितना मिल जाएगा, u cos थीटा। समझ गए? कर लोगे? करिए वाला सवाल। तो टू स्फीयर्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर लाइक इन द डायग्राम, जैसे कि डायग्राम में दे रखा है, बोथ हैव सेम रेडियस but their masses are 2 kg and 4 kg if their velocities are 4 meter per second and 2 meter per second respectively, coefficient of restriction 1/3, find speed of A and B after collision। अभी अभी कराया, बट उसमें क्या था, ए के पास वेलोसिटी थी, बी के पास नहीं थी, मैंने दोनों को दे दी। करो। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब भी आपको वो ऑब्लिक दिखे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वेलोसिटीज के कंपोनेंट करने हैं अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड परपेंडिकुलर। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट अब निकालना आपको आ ही गया है ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे करते हैं चलो कंपोनेंट। तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इस तरीके से। और वैसे ही यहाँ पे इस बार बी का भी होगा, क्योंकि बी के पास भी वेलोसिटी है, तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसा हो जाएगा कुछ, और परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इम्पैक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बात आती है यहाँ पे एंगल की। तो क्या एंगल निकाल सकते हैं? अभी अभी निकाला था, बोलो। क्या अभी अभी हमने एंगल निकाला था? भाई ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला अभी अभी निकाला था हमने एंगल पिछले सवाल में, ये वाला एंगल कितना, 30। भाई ये वाली लाइन मिली हुई है, निकालू फिर से एंगल। देखो ये रहा, ऐसे निकल जाएगा एंगल, थीटा बराबर 30 डिग्री, राइट। और दूसरा वाला एंगल कितना आ जाएगा, जैसे इस बार इधर वाला एंगल भी चाहिएगा ना हमें, तो ये वाला एंगल तो 30 डिग्री आ गया, और यहाँ से मान लो एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया, थीटा आ गया। भाई वो होता है ना अल्टरनेट एंगल, थीटा। तो उसके हिसाब से अगर मैं डायग्राम के हिसाब से देखूं तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? कंपोनेंट कर दें अब फटाफट फटाफट, कर दो भैया कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा 4 cos 30, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 4 cos 30 मतलब कितना, 2√3, 2√3। और ये जाएगा 4 sin 30 मतलब 2। और ऐसे ही ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका, ये वाला कंपोनेंट 2 cos 30, तो √3/2, 2 से 2 गया तो ये आ जाएगा √3। और ये कितना आ जाएगा 2 sin 30, 1/2, 1। ठीक है, कंपोनेंट हो गए, आधा काम खत्म। अब हम ये बता देते हैं कि भैया आफ्टर द कॉलिजन वेलोसिटीज क्या क्या होंगी। तो आफ्टर द कॉलिजन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वेलोसिटीज एज इट इज रहेंगी, जैसे जो ए है उसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 2 ही आएगी, पहले 2 थी ना, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी 2 ही आएगी। और बी वाले की वेलोसिटी कितनी है, 1 है ना, तो 1 ही आएगी। लेकिन टकराने के बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में वेलोसिटीज बदल जाएंगी, तो हम मान लेते हैं कि ये वाली वेलोसिटी है v1 और ये वाली वेलोसिटी है v2। तो आगे का काम जानते हो क्या करना है आपको? आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो दोनों काम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट की होंगे। सबसे पहले लगेगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लगा दीजिए। बताओ क्या लिखूं? तो इनिशियल मोमेंटम लिखना पड़ेगा मुझे, तो एक वेलोसिटी इधर है तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ऊपर वाले का मास है 2 kg, 2 × 2√3, शाबाश। और दूसरे वाले का हो जाएगा 4 kg है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस लिख देता हूँ, -4 × √3। ये क्या लिख दिया मैंने, m × v समझ में आया? मास 2 kg और वेलोसिटी 2√3, उसका मास 4 kg और वेलोसिटी √3 अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अपोजिट है, मतलब एक इधर है एक इधर है, तो मैंने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। कोई दिक्कत? और फाइनली 2v1 प्लस 4v2,
क्या आ गया यहाँ से इक्वेशन, क्या आ गई, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, ई की इक्वेशन। तो ई की इक्वेशन लिखते हैं अब, ई बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन मैंने क्या मानी है, v2 मानी है इधर v1, तो ये हो जाएगी v2 माइनस v1। और बिफोर द कॉलिजन तो ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो कितनी होगी 2√3 प्लस √3। और ई की वैल्यू क्या दी है 1/3। सॉल्व करो यहाँ से, क्या इक्वेशन बनी, v2 माइनस v1 बराबर √3। चेक करो, चलो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, अब हमें सॉल्व कर देना है। कर दो सॉल्व फटाफट से, और v1 v2 की वैल्यू निकाल दो। हाँ भाई ये बताओ, दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, तो दोनों इक्वेशन को जब सम कर देंगे तो v1 कट जाएगा, v2 प्लस v2 आ जाएगा 3v2, 3v2 बराबर √3, तो v2 आ जाएगा 1/√3। और v1 आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, v2 की वैल्यू 1/√3, तो आ जाएगा 1/√3 माइनस √3 कुछ, तो -2/√3। सही है। इसका मतलब v1 हमने जो माना है उससे अपोजिट आएगा। इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसमें जो v1 होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। मतलब जो फाइनली स्फीयर्स जाएंगे वो किस दिशा में जाएंगे, ये हो गया ए मान लो, ये हो गया बी। तो जो ए होगा इसके पास एक वेलोसिटी ऐसे होगी, एक वेलोसिटी ऐसे होगी, और इसके पास एक वेलोसिटी ऐसे होगी और एक वेलोसिटी ऐसे होगी। कितनी कितनी होगी पता है, वो तो हमने निकाल ही ली है। तो ये 2 हो जाएगी, और ये वाली हो जाएगी 2/√3, और इस केस में ये 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 1/। क्लियर है पूरा क्वेश्चन? चलिए वाला क्वेश्चन करो। So two particles A and B are placed in line of frictionless horizontal plane. If particle A mass of 1 kg is moved with velocity 10 meter per second towards the stationary particle B mass of 2 kg, and after the collision, two moves at an angle of 45 degree with the initial direction of motion, then find। तो दो छोटे छोटे से पॉइंट मास है, दे भी रखा है पॉइंट मास है, तो एक ए और ये बी। भाई ए जो है वो 1 किलो का है, बी थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया। करो इसको करो। तो इनिशियली ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ऐसा दिया हुआ है, और ये रेस्ट पर है। ये 1 किलो का है और ये 2 किलो का है। टक्कर होगी, टक्कर के बाद क्या बोल रखा है कि आफ्टर द कॉलिजन टू मूव एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ये वाली, तो इससे 45 डिग्री पे मूव कर जाते हैं दोनों। मतलब ये टकराने के बाद कुछ इधर चला गया, ये टकराने के बाद कुछ इधर चला गया, तो लाइन ऑफ मोशन से इसका 45 डिग्री और इसका भी 45 डिग्री।